आज रिएक्ट के प्रोजेक्ट में एपीआई लगाना सीखते हैं। तो कोई भी एपीआई जो बैकएंड डेवलपर बना के देता है या एपीआई कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो उसको लगाने का तरीका क्या होगा और उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका होगा। तो देखो मेरे पास क्या है अभी के लिए, बाद में तो ये वीडियो में हम प्रॉमिस नहीं करते हैं कि ये अवेलेबल होगा या नहीं होगा, बट हाँ अभी कुछ दिन तक के लिए ये वाला एपीआई अवेलेबल है। तो अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो अभी कर सकता है, हो सकता है कि बाद में ये डोमेन से हटा दिया जाए तो बैकएंड से तुम्हारा एपीआई हट जाएगा। लेकिन अगर आज कल परसों तक में करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, समझना चाहता है तो कर सकता है। तो बेसिकली ना हम इसको समझाने के लिए एक यहाँ पर पहले तो एपीआई टेस्टिंग कैसे करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो एपीआई टेस्टिंग टूल की बारे में बात करें तो एपीआई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या उसको टेस्ट करना है तो टेस्टिंग टूल्स की बात करें तो बहुत सारा होता है। जैसे कि पोस्टमैन होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सेगर होता है और बहुत सारे पॉपुलर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन एक इंडियन ओरिजिन ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है। मज़ेदार बात है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बट ये इंडियन है, ठीक है। और पोस्टमैन इंडियन ओरिजिन ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी जो एपीआई प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करने में मदद करती है। और ये इसका कंपनी का एक्चुअल में सैन फ्रांसिस्को में ही मेंटेन होता है, यानी हेडक्वार्टर उसका वहीं है, बट इंडियन लोगों ने बनाया इसलिए वो इंडियन ओरिजिन है। देखिए इसके ऑथर के नाम अभिनव अस्थाना, अंकित चौबे और अभिजीत काने। तो ये तीनों मिलकर एक पूरी कंपनी तैयार करते हैं जो कि एपीआई को टेस्ट करने में बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्ड करना, टेस्ट करना, कोलैबोरेट करना। एपीआई में 30 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र हैं और 5 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पोस्टमैन का इस्तेमाल करती है पूरी दुनिया में। तो ये इतना बड़ा पब्लिक टूल शायद ही आपको कहीं मिलेगा, कोई दूसरा नहीं है। तो ये स्टार्ट किया गया था 2012 में एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिनव अस्थाना ने स्टार्ट किया था, फिर एपीआई टेस्टिंग टूल, और फिर वो सिंप्लीफाई करना चाहते थे और याहू में जॉब करते थे। उसके अलावा उन्होंने अपना खुद का क्रोम एक्सटेंशन भी बनाया और आज तो मतलब पूछो मत, आज तो करीबन 5.6 बिलियन वैल्यूएशन अराउंड और उसने 225 मिलियन सीरीज डी राउंड में इसने रेज़ किया, मतलब इतना पैसा रेज़ किया। तो ये बिलियन में देखोगे तो ये इसकी वैल्यूएशन है। तो ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है। कितना होता है इंडियन रुपीज़ में कितना होता है? इतना। बाकी अपने काम करने हैं, ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाना। तो खैर, तो हम लोग इसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, बट तुमको अगर इंस्टॉल करना है तो तुम पोस्टमैन के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से डेस्कटॉप वाला डाउनलोड पोस्टमैन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे तो तुम्हारे कंप्यूटर में आ जाएगा। ये पोस्टमैन का इंटरफेस है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये पोस्टमैन का आइकन यहाँ पे, और इससे हम लोग करेंगे अपना एपीआई पहले टेस्ट, फिर करेंगे इसको रिएक्ट में सबमिट। तो रिएक्ट में करेंगे और इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे कि कैसे एक रिएक्ट एप्लीकेशन किसी एपीआई के साथ काम करता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें नई सीखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग इनिशियल स्टेज पे एपीआई कैसे हिट करते हैं, या फिर बार बार हमको चेंज करना होता है कि एपीआई कैसे हिट करते हैं, वगैरह वगैरह। चलो तो देखते हैं यहाँ पे एपीआई टेस्ट करके कि कैसे काम करता है। मैं इसमें से जितना भी टैब ऑलरेडी ओपन है उसको मैं हटा रहा हूँ। रुको, मैं बहुत सारा अनसेव्ड है। अब ये लगभग ये तो मेरे कुछ एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल वो है, बट आपको अगर शुरुआत करना है तो आप नॉर्मली प्लस पे क्लिक करके शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको अपना यूआरएल ऑफ एपीआई डालना है। अगर आप रेस्टफुल एपीआई बना रहे हैं तो वो एचटीटीपी पे रिक्वेस्ट होता है। तो रेस्टफुल एपीआई आपको अभी हम सिखा रहे हैं, बाद में बहुत सारा और एपीआई होता है, जैसे क्यूएल, ग्राफ क्यूएल होता है, बहुत सारा एपीआई होता है। तो वो सब भी हम लोग डाल सकते हैं, बना सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग एपीआई इन्वायरमेंट बना रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एपीआई मतलब आप जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी एपीआई को कॉल करने के लिए एचटीटीपी नेटवर्क पे यानी इंटरनेट पे, तो उसे हम रेस्ट एपीआई कहते हैं। इतना ही काफ़ी है। हम सब डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। देखो, हाँ ये तो ज़रूर है कि आपको एक दिन में नहीं क्लियर होगा, लेकिन हाँ ये प्रॉमिस है कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। सपोज़ दैट पहले तो ये समझ लो कि 2 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 2 चीज़ें बनाई हुई हैं। सपोज़ दैट कि कोई सॉफ्टवेयर जिसका बैकएंड जो है
वो अलग लैंग्वेज बना हुआ है, उसका फ्रंट एंड अलग लैंग्वेज है। देखो बैक एंड में कुछ लैंग्वेज बहुत महारत हासिल रखते हैं, ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट अभी भी बैक एंड में उतना स्टेबल नहीं है जितना बाकी लैंग्वेज हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं जैसे PHP में बहुत अच्छा बैक एंड बन सकता है, या फिर पाइथन लैंग्वेज में अच्छा बन सकता है, जावा पे बन सकता है। तो जो भी आप बैक एंड लैंग्वेज चूज़ करते हो एज अ बैक एंड लैंग्वेज, तो वो आपका बैक एंड डिज़ाइन करेगा। बैक एंड सॉफ्टवेयर का वो पार्ट होता है, वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो बेसिकली सारा कुछ मैनेज करता है, लॉजिक सारा मैनेज करता है। और जो यूज़र इंटरफेस का एरिया होता है, जिसे हम UI या UX कहते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस या उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जिसको बनाने के लिए कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो सबसे अच्छे हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट का इस्तेमाल, Vue.js का इस्तेमाल, या फिर सॉल्वेट का इस्तेमाल, बहुत सारे नाम हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब एंगुलर का इस्तेमाल, ये सब फ्रंट एंड में स्पेशलिटी रखते हैं, और ये सब बैक एंड में स्पेशलिटी रखते हैं। तो ये लैंग्वेज अपना डेटा इस लैंग्वेज को कैसे देगा, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों को इसको इससे जोड़ने के लिए, इसको इससे कनेक्ट करने के लिए लैंग्वेज बैरियर का इशू होगा। मतलब बेसिकली लैंग्वेज बैरियर आएगा कि इसका डेटा इसके पास कैसे आएगा, या ये डेटा अगर भेजना चाहेगा इसको तो कैसे जाएगा। तो ये लैंग्वेज बैरियर होगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज का सिंटेक्स और काम करने का तरीका अलग अलग होगा। तो बीच में जो बैरियर को ख़त्म करेगा वो करेगा आपका JSON फॉर्मेट। तो JSON क्या होता है? JSOन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है ऑब्वियसली, बट ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये लैंग्वेज डिपेंडेंसी से ऊपर है। यानी नॉर्मली एक लैंग्वेज में सिर्फ JSON नहीं होता, जितने लैंग्वेज होते हैं सभी में JSON सपोर्ट करता है। एक इकलौता डेटा टाइप है जो लगभग सभी लैंग्वेज में सिमिलर होता है, ठीक है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में JSON अवेलेबल होता है। अब सोचो कि JSON क्या है? नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट है और कुछ तो है नहीं। तो अगर जावास्क्रिप्ट के टर्म में देखें तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर नॉर्मल टर्म में देखें तो वो एक स्ट्रिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जो एक सिंगल डेटा बन के JSON ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि डाटा टाइप कॉमन होना चाहिए। कॉमन है, सबका है डेटा। अब ये JSON जब जावास्क्रिप्ट में आता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जब PHP में जाता है तो एरे बन जाता है, जब पाइथन में जाता है तो डिक्शनरी बन जाता है, जब जावा में जाता है 2D एरे बन जाता है। तो किसी Node.js में तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ही बनेगा, JS का कोई भी पार्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली ये जिस डेटा में जाता है फिर वहाँ पे उसको पार्स कर दिया जाता है, और जब हम उसको किसी जगह सेंड करते हैं उसको स्ट्रिंगीफाई कर देते हैं, स्ट्रिंगीफाई से स्ट्रिंग बन जाता है। तो बेसिकली स्ट्रिंग तो एक ऐसा डेटा टाइप है ना जो सबके पास है, बट स्ट्रिंग में लिखना या उसके अंदर नेस्टेड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नया स्ट्रिंग मेथड है जिसको JSON कहते हैं। तो नॉर्मली ये जब बैकएंड फ्रंट एंड से ले रहा है आपस से, तो बेसिकली जब है ना PHP ले रहा है फ्रंट एंड से, तो PHP अपना पूरा एरे को JSON में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स मीन स्ट्रिंगीफाई कर देता है। अब वो स्ट्रिंगीफाई उठकर नेटवर्क के ऊपर, ओवर द नेटवर्क यानी HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर, HTTP रिक्वेस्ट करने पर वो API चला जाता है। उसी को हम लोग रेस्टफुल API कहते हैं। अब ये रेस्टफुल API का फुल फॉर्म है, आप इसको थोड़ा अध्ययन करें तो पता चले API फुल फॉर्म क्या होता है। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटीग्रेशन या इंटरफेस, ठीक है। अब देखो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज अपने एंड से, अपनी तरफ से किसी भी डेटा को जब दूसरे लैंग्वेज तक पहुंचाता है थ्रू JSON, तो उसे हम API कहते हैं। तो API जब HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर यानी इंटरनेट के ऊपर या किसी URL के ऊपर होता है तो उसे हम रेस्टफुल कहते हैं। तो रेस्टफुल API इज द HTTP रिक्वेस्टेड API विच इज एक्सेस ओवर द URL। और ये चीज़ कनेक्ट करती है दो अलग अलग लैंग्वेज को। सपोज दैट कि हाँ जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाए सर, और वो ऑब्जेक्ट को चाहते हैं HTTP जब कोई रिक्वेस्ट करे मेरा वो पूरा ऑब्जेक्ट चले जाए, तो हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, वो JSON में पहले कन्वर्ट होगा। हाँ वो तो जाता ही है ना, स्ट्रिंगीफाई, JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई फंक्शन का काम ही यही है। JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई पढ़ा चुके हैं वही चीज़। अब मान लो कोई समवन मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा है, ऑब्वियसली मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होते हैं, जैसे कि जावा होता है, जैसे कि कॉटलिन होता है, और या फिर C++ या फिर फ्लटर,
जो कि डार्ट लैंग्वेज के साथ काम करता है, या फिर जावास्क्रिप्ट का JS, रिएक्ट नेटिव जैसे चीज़ें। तो पता ये चला कि अलग अलग चीज़ बनाएंगे, अलग अलग उसके लैंग्वेज अवेलेबल होते हैं। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, अब तुमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें केस क्या हो जाएगा, उस एप्लीकेशन का जो लैंग्वेज होगा वो बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जांपल जावा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन JS होगा, या फिर तुम्हारे पास VB.NET होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग VB.NET और जावा के स्प्रिंग के साथ काम करते हैं। जावा, ठीक है, पाइथन से कर रहे हैं तो WX पाइथन हो सकता है उसके साथ इंटीग्रेटेड। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा है। हाँ, तो बेसिकली जो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है या बैकएंड है वो एक है, एक लैंग्वेज से है। जो फ्रंट एंड है, वेबसाइट बना रहे हैं, वो अलग है, अलग लैंग्वेज से बन रहा है। और जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है वो अलग लैंग्वेज से बन रहा है, और जो मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन रहा है वो अलग लैंग्वेज से बन रहा है। अब ये केस एप्पल के मोबाइल के साथ अलग हो जाता है, क्योंकि एप्पल मोबाइल तो स्विफ्ट लैंग्वेज से बनता है, तो iOS का सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसके लिए फिर अलग चाहिए। तो सबका डेटाबेस अलग अलग करेंगे तो सबको ऑल टाइम अपडेट करना पड़ेगा। वी कांट डू दैट। तो सारा का सारा डेटाबेस तो एक ही होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो flipkart.com। तो flipkart.com एक वेबसाइट डोमेन पे जब हम एक्सेस करते हैं, एक मिनट, अब flipkart.com जब वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट से बना हुआ लैंग्वेज का एक वेबसाइट खुलता है। अब उसमें हम अपना ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में तो कुछ और होगा, बैकएंड तो कुछ और लैंग्वेज से चल रहा होगा, वो हम लोग नहीं जानते हैं कि किस से चल रहा होगा, बट उसका मोबाइल एप्लीकेशन ये तो हमको पता है। अब मान लो वो रिएक्ट नेटिव से बना हुआ है या जावा से बना हुआ है, संबंध कुछ से बना हुआ है, तो उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। ये ऑर्डर जो मोबाइल से हम करते हैं वो हमको वेबसाइट पे क्यों दिखने लगता है, इसका मतलब दोनों का डेटाबेस सेम है। तो जब दोनों का डेटाबेस सेम है, इसका मतलब दोनों का बैकएंड सेम है। अब कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो उसके ऑफिस में काम कर रहा होगा, वो ऑर्डर लेने का, ऑर्डर देने का या कुछ मैकेनिज्म, तो वो डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर होगा। तो डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर के साथ भी वही डेटाबेस काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री का डेवलपमेंट API की मदद से हो सकता है। तो हम लोग जो HTML CSS करते हैं वो फ्रंट एंड नहीं है, फ्रंट एंड है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, लेकिन इसके बाद डेटाबेस नहीं है। अब हमको डेटाबेस चाहिए तो उसके लिए बैकएंड चाहिए, तो बैकएंड अलग होगा और फ्रंट एंड अलग होगा। जो इन सारे काम को एक साथ करता है उसी को हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। और जो बैकएंड का सिर्फ काम करके API बना दे उसे कहेंगे बैकएंड डेवलपर। जो API का इस्तेमाल करके सिर्फ फ्रंट एंड बना दे उसे कहेंगे फ्रंट एंड डेवलपर। जो दोनों बना दे उसे फुल स्टैक डेवलपर कहेंगे। तो बेसिकली अब एंड्रॉयड डेवलपर को थोड़ी पता है कि वेबसाइट कैसे बनता है, अब वेबसाइट डेवलपर को नहीं पता कि एंड्रॉयड कैसे बनता है, तो एंड्रॉयड डेवलपर सिर्फ बैकएंड से API लेगा और अपना पूरा एप्लीकेशन तैयार कर देगा। यानी उसको डेटाबेस को एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो JSON से कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर को डेटाबेस या MySQL बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा JSON से डेटा लेगा, JSON को डेटा देगा, यानी डेटाबेस का सारा इंटरेक्शन JSON से करेगा। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ईजिली फॉर्मेट में बन जाएगा और एक ही वन सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाएगा, और हम लोग इसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। हाँ, सर्वर मतलब बेसिक बैकएंड। तो ये सर्वर है वो उसी में स्टोर होता है, उसके बाद अपना डेटाबेस होता है, उसके लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकते हैं। तो व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज उससे कोई मतलब नहीं, हमको API मिल जाए, बात खत्म हो गया। लैंग्वेज में बस मेथड्स होते हैं, जब हम डेटा को भेजते हैं उसे पोस्ट मेथड कहते हैं, जब हम डेटा लेते हैं उसे गेट मेथड कहते हैं, जब हमको डिलीट करना हो उसे डिलीट मेथड कहते हैं, जब हमको चेंज करना हो तो पुट या पैच मेथड कहता जाता है। तो ये बेसिकली मेथड्स के रेंज हैं जो HTTP रिक्वेस्ट पे काम करते हैं। तो ये रेस्टफुल API पे ये सब काम करते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे इन सारे कामों को लिया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। देखिए मेरे पास ये जो बैकएंड का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। ये मेरा है ptpi.tech, ptpi.tech। ये मेरा एक डोमेन है जिसमें मैंने सारा सर्वर का काम कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं मैंने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है। मैंने पाइथन यूज़ किया है और उसका फ्रेमवर्क Django यूज़ किया है, जिसके बाद मुझे यहाँ पर API मिल जाता है। तो मैं कोई भी API को यूज़ करूँगा तो उसका URL मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जब URL पे API होता है तो उसे हम कहते हैं रेस्टफुल API। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग रेस्टफुल API यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा API फास्ट API भी आता है, जैसे GraphQL आता है, वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन उसका जो लास्ट उसको लैंग्वेज के तौर पे लिखते हैं और वो JSON में कन्वर्ट हो जाता है। वो सब चीज़ें बाद में सीखने की चीज़ें। खैर, तो
इस API पे कौन सा मेथड अलाउड है ये देखना होता है, क्योंकि अगर हम गलत मेथड अलाउड सेंड कर देंगे तो हमको मैसेज आ जाएगा कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो अलाउड नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेथड गेट इज़ नॉट अलाउड। तो ये जो हमको डेटा आया ये JSON में आया, देखिए टाइप क्या लिखा हुआ है JSON, तो JSON में आया। अब ये जो JSON डेटा आया, सही डेटा कौन सा, पोस्ट मेथड, यानी रजिस्टर्ड करना है, यानी भेजना है डेटा को। तो फ्रंट एंड से हम एक फॉर्म भरवाएंगे और इस JSON से डेटा को भेज देंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारे डेटाबेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी नया इंसर्ट होगा। मेथड कौन सा होगा, पोस्ट, भेजना है इसलिए। अब बॉडी है तो बॉडी में वो फॉर्म डेटा पास कर दो जो हमको भेजना है। फॉर एग्जांपल कुछ कॉलम्स होंगे, पहले तो ये देख लेते हैं सेंड करके। तो हमको बोल दिया, एरर आ गया कि 4 चीज़ें चाहिए आप नहीं दे पा रहे, ईमेल चाहिए, देखिए ये सब आ गया एरर। और हमको यह देखिए 409 का कॉन्फ्लिक्ट एरर दिखा रहा है, 409 कोड हो गया एरर का। तो हमको आ रहा है कि ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, एफ नेम चाहिए, एल नेम चाहिए, वो सब दो। तो हम कहाँ पैरामीटर में यहाँ पे किससे पास करेंगे, तो हम लोग यहाँ बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी में फॉर्म डेटा नाम का कॉलम, इसमें की डालेंगे, एग्जैक्टली जो ये मांग रहा है यही की हुआ, और यहाँ टाइप कर देंगे। और की के तौर पे हम रॉक कोई ईमेल आप बताइए तो, राकेश SINGH 911 0, अरे ईमेल ID मांगा था 911 0 99 5463। बाबा रे बाबा, कॉन्टेक्ट नंबर मांगने जोते नहीं हमको। हाँ, पासवर्ड, तो इसका जो पासवर्ड हम रखेंगे वो 1 से लेकर 9 तक रखेंगे, ऐसा मैंने कह दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एफ नेम यहाँ पे डलवा देता हूँ। तो ये देखिए एफ कैपिटल है, इसलिए मैंने यूज़ किया कैपिटल। जो की का नाम जैसा है एग्जैक्टली वैसे ही डाल राकेश। और यहाँ पर जब मैं एल कैपिटल, तो एल नेम है, लास्ट नेम और सिंह। ये चारों जो डिमांड था उसकी मैंने बॉडी में डेटा को पास करके तब हिट करूँगा, यानी कि API को हिट करेंगे। तो जैसे API हिट करेंगे तो ये डेटा उस सर्वर के डेटाबेस में स्टोर होगा, और उधर से रिटर्न में मुझे एक मेल चला जाएगा इसके ईमेल ID पे, और कहेगा कि ये API कोड है, ये मेरा OTP कोड है, वो बताओ। तो वेरीफाई करेगा ईमेल अकाउंट को, अगर वेरीफाई कर लेता तो साइन इन करने का अनुमति देगा। तो मैं एक बार हिट करता हूँ, देखिए देखिए, तो ये आपको बता दिया कि आपका पे लोड ये है कि आपने ईमेल ID ये डाला था, एफ नेम एल नेम ये डाला, योर डेटा इज सेंड, मैसेज आ गया, योर डेटा इज सेव्ड, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट फर्स्ट। तो उसको एक ईमेल चला गया, उस ईमेल के पे एक कोड होगा जो कि मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। कल बताएगा। चलिए, तो अब वेरीफाई अब वेरीफाई कैसे होता है वो सुनिए। तो वेरीफाई करने के लिए फिर API अलग होगा, ये तो रजिस्टर करेगा, API रजिस्टर करेगा। API वेरीफाई करने का केस क्या है, उसके लिए वेरीफाई नाम का एक API अलग है जो कि पोस्ट मेथड पे अगेन चलेगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ डिमांड होंगे। देखो, हमको ईमेल ID बताना पड़ेगा और OTP बताना पड़ेगा। तो ईमेल ID तो मेरे पास है पहले से, किसको वेरीफाई करना है, तो मैं बॉडी में इसके पास मैं 2 API अब हिट कर रहा हूँ, एक वेरीफाई करने का, एक रजिस्टर कर चुका हूँ। तो ये यहाँ नहीं, यहाँ की लिखते हैं यहाँ पे, और OTP जो है वो मुझे बताना पड़ेगा, तभी ये अकाउंट वेरीफाई हो पाएगा। 60369 देखिए, तो मैंने ये OTP डाल दिया और अब ये सेंड करने पर ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि ये अकाउंट वेरीफाई होने पर ये मैसेज आएगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है कि मेरे सर्वर ने तुम्हारे नाम का एक अकाउंट बना दिया। अब ये API से इंटरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट ना डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहा है, ना लॉजिक से इंटरेक्ट हो रहा है। तो मेरा पूरा बैकएंड सेफ हो गया। तो हम सिर्फ JSON भेजेंगे, डेटा API हिट करेंगे और उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। तो मेरा पहले काम था रजिस्टर करना, मैंने अकाउंट रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद दूसरा काम था वेरीफाई करना, वेरीफाई कर लिया, और तीसरा मेरा जो काम है वो है इसको लॉगिन कराना। तो जैसे रजिस्टर्ड होता है वैसे लॉगिन भी हो सकता है। तो अगर वेरीफाइड अकाउंट है तो लॉगिन हो जाएगा। तो मैं बॉडी में यहाँ पर ईमेल ID लॉगिन करने के लिए चाहिए, अब पासवर्ड चाहिए। तो मैंने जो पासवर्ड डाल रखा था वही पासवर्ड डाला जाएगा। ये देखिए
अब ये हिट करने पर देखो, पहले मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, तो हमको मैसेज आएगा कि इनकरेक्ट। अच्छा, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड करना होगा। डेटा जब भी भेजना होगा तो पोस्ट मेथड, लेना होगा तो गेट मेथड। तो वो सब कुछ पहले से लॉजिकली डिफाइंड है। क्या आ गया? इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। तो 7 8 9 सही डेटा डाल दिया। तो अब जब हिट करेंगे तो मुझे सही डेटा मिलेगा, साथ में मुझे एक टोकन मिलेगा जो एक्सेस करने की अनुमति दे रहा है। यही वो टोकन है जिसकी मदद से हम अंदर का सारा डेटाबेस का सारा डेटा और सारा एपीआई एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं टोकन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग सेशन में स्टोर कर लेते हैं नॉर्मली लॉजिकली। तो सेशन में मान लो कॉपी कर लिया तो सेशन में स्टोर मान लेते हैं। अब क्या सीन है कि हम कोई भी डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। तो सपोज डैट कि हम मेरे पास कोई एपीआई है जिसमें बहुत API/admin/student सब्जेक्ट का डेटा है, ठीक है, सब्जेक्ट्स स्लैश में जोड़ना ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग करता है। और ये देखो, तो मुझे ये मैसेज दे रहा है 404 सब्जेक्ट शायद होगा, हाँ आ गया। देखो क्या लिखा, मुझे ये मैसेज दिया कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल इज़ नॉट प्रोवाइडेड, यानी ये बहुत सिक्योर एपीआई है, इसमें आपको ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मेरे पास वो एक्सेस की है ना, उसी से खोल देंगे। तो कैसे खोलेंगे? ऑथराइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो ऑथ, और यहाँ पर सॉरी ऑथराइजेशन, एक मिनट, नो ऑथ, ठीक है, और हेडर में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे ऑथराइजेशन, और यहाँ पे मेरे पास टोकन है, ये मेरे पास जो है टोकन है उसको हम कॉपी पेस्ट कर दिया। वो टोकन जो मुझे मिला था लॉगिन होने के बाद, वो टोकन से मैं अब हिट करूँगा तो मुझे ये देखो डेटा आ गया। अब ये बहुत सारा डेटा इसमें नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपके पास कह रहा है कि आईडी नंबर 6 और सब्जेक्ट नेम नल। ये डेटा एक्सेस तो हो गया, यानी हमको 201 का डेटा हमको बता दिया। अब हम इसको क्रिएट करते हैं, गेट करते हैं। अब गेट करेंगे तो डेटा लेना है, चूँकि तो हम गेट करेंगे तो मेरा सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। देखो एक्सेस हो गया। अब मैं टोकन हटाऊँ तो एक्सेस नहीं हो सकता, यानी बिना लॉगिन किया हुआ आदमी एक्सेस ही नहीं कर। देखो क्या होगा, इनवैलिड टोकन हेडर, नो क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड। तो क्रेडेंशियल दीजिएगा, यही इतना सा टोकन लॉगिन का एक्सेस है, इसी को चाबी कह लो, की इसीलिए बोल रहे हैं हम इसको। तो ये देखो एक्सेस हो रहा है डेटा। और ऐसे सब्जेक्ट का डेटा नहीं, हर कुछ बहुत सारा नाम है, क्लास, डेस्क, कैटेगरी, बहुत सारा मुझे पता है क्योंकि मैंने ही बनाया तो सब कुछ मालूम है मुझे। ये एपीआई का नाम सब इधर उधर हो सकता है, लेकिन डेटा तो स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स होगा इसमें। देखो स्किल्स की जगह स्किल लिखना होगा लगता है। हाँ देखो, ये देखो पूरा स्किल आ गया। तो पता ही ये चला कि किसी भी डेटा को तुम एक्सेस कर पाओगे, लेकिन तुमको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर ईमेल वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई होने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करके एपीआई हिट करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद तुमको रिटर्न में एक टोकन मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके बाकी रेस्ट पूरा का पूरा एपीआई एक्सेस कर पाएंगे। सर एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो करेंगे यूआरएल, आपको पता कैसे चलेगा यूआरएल? क्या यूआरएल पता कैसे चलेगा? जो बैकएंड डेवलपर होगा तुमको बताएगा वो। जैसे मेरे को पता है ना, तो हम ही बनाए, तो ये सारे यूआरएल देखो, तो ये यहाँ पे लिस्टेड रहता है। अदरवाइज़ ये तुमको डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, या अदरवाइज़ तुमको बता देगा कि कौन सा यूआरएल। तो जब किसी यूआरएल पे क्लिक करेंगे, जैसे अभी हम एक फॉर एग्जांपल स्किल पे गए थे, ये देखो स्किल है पहला वाला, इस पर जब गए थे तो हमको कह दिया कि देखो अनऑथराइज यानी बिना टोकन के अब आ गए हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, हेड और ऑप्शन अलाउड है, पुट मेथड अलाउड नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते और पुट नहीं कर सकते। कौन सा डेटा टाइप अलाउड है? जेसॉन, और वेरी करता है, हाँ एक्सेप्ट करता है, टोकन से ये क्या है, सिक्योर है, ऐसी बातें। तो बेसिकली हम लोग इस तरह से डेटा को जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। तो खैर, तो मेरे पास तो एपीआई टेस्टेड हो गया, या पोस्टमैन का काम खत्म हो गया। पोस्टमैन का काम इतना ही है, एपीआई का टेस्ट करना, सब कुछ ठीक है तो रिएक्ट में लगा सकते हो। तो रिएक्ट में लगाने के लिए क्या करेंगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट पे जाएंगे। सर हम लोग जो यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में एपीआई, तो सर एपीआई क्या बनाना पड़ेगा? नहीं, यूज़ करना पड़ेगा, हाँ तुमको अभी बनाना पड़ेगा। अगर कोई बना हुआ है ऑनलाइन, बहुत सारा प्लेस होल्डिंग के तौर पे फेक या सैम्पल मिल जाता है जिसको यूज़ कर सकते हो, बट टोकन ऑथेंटिकेशन अगर है तो तुमको एक बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए। नहीं तो तुम किसी से मांग सकते हो, हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, वो तुम एपीआई वहाँ से एक्सेस कर लो। खैर,
तो फिलहाल यहाँ पे प्रोजेक्ट, लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम क्या था? वेबसाइट, हाँ ये वाला वेबसाइट है। इसी में हम अभी API कॉल करके दिखा देते हैं आपको। तो सब कुछ तो नहीं कर सकते, अभी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या ये वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ तो एक दो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग पेजेस बनाना पड़ेगा, साइनअप के लिए अलग, वेरीफाई के लिए अलग, ऐसे करके। तो इसी तरह इसी मैकेनिज्म के आधार पर बनेगा, इसीलिए हम इसको वेबसाइट को खोल लिया है। तो कॉमन कंपोनेंट डिलीट मार देते हैं, जितना पेजेस नाम का फोल्डर है, कंपोनेंट नाम का फोल्डर, सब डिलीट मार देते हैं। तो बचेगा कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक जैसा हो जाएगा। देखो हेडर फूटर सब हटा देते हैं, ये ऊपर इंपोर्टिंग है ये सब हटा देते हैं। main.js में ब्राउज़र ऑर्डर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया। तो ये प्रोजेक्ट मेरा एकदम एम्प्टी हो गया। अब हम इसमें साइनअप का पहले पेज बनाएंगे। एक दिन में नहीं होगा ये सब, आराम आराम से समझना होगा। पहले साइनअप का पेज बनाया, उसके बाद ना पूरा फॉर्म को टारगेट किया, और फिर इसका डेटा को JSON में भेज दिया। ऑन सबमिट के ऊपर पोस्ट मेथड चलेगा, API सीधा डेटा को लेके पहुंच जाएगा। इसके लिए अलग अलग पैकेज भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल फेच मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। पैकेज अगर यूज़ करें तो Axios पैकेज बहुत अच्छा होता है। Axios API कॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखो Axios, तो ये इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ सकता है, या अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो तुम नॉर्मली बिल्ट इन फेच मेथड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो हम बिल्ट इन वाला पहले यूज़ करेंगे, बाद में Axios करेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है हमको, यहाँ पे एक तो साइनअप बनाना है। तो साइनअप का पेज बनाने के लिए एक कॉम्पोनेंट फोल्डर तैयार कर लेते हैं, कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। और कॉम्पोनेंट फोल्डर तैयार करने के बाद यहाँ पर हम इसमें signup.jsx, ठीक है। और ये यहाँ पे RAFCE बेसिक HTML कोड, और यहाँ पे एक फॉर्म, बेसिकली फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग का डेटा लेकर सारा डेटा भर दो। जैसे एक्शन में क्या होगा, तो एक्शन में ऑब्वियसली हम अगर रोक रहे हैं सबमिट तो एक्शन का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम 3 और बाकी लेबल लेबल बना के यहाँ पे लिख दिया। क्या क्या चीज़ चाहिए, ईमेल चाहिए, एफ नेम एल नेम चाहिए। एफ नेम पहले लिख देते हैं, तो एफ नेम और इनपुट टाइप, और यहाँ पर क्लास नेम, कुछ बॉर्डर वॉर्डर डाल दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे नेम इंपॉर्टेंट होता है, तो नेम एफ नेम, यही नाम, ठीक है। नाम वही रखेंगे जो मेरा API के हिसाब से है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे एफ नेम, एल नेम, ईमेल और पासवर्ड। फॉर्म डेटा अगर यूज़ करें तो आराम से वही टारगेट हो जाता है। तो ईमेल, और मैंने यहाँ पे लगाया पासवर्ड, ठीक है। तो ये 4 कॉलम का बन गया। इसमें एक सबमिट बटन होगा, तो इनपुट टाइप सबमिट। मैं डिज़ाइन पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसको बेहतर डिज़ाइन किया जा सकता है। क्लास नेम BG-red टेक्स्ट डैश वाइट, ठीक है, इस तरह का। तो पंगा ये है कि आपका जो फॉर्म बन गया, अब इस फॉर्म से आपको एक सबमिट हैंडलर बनाना है। तो देखो हैंडल सबमिट, और आपका जो भी इवेंट है वो पास कर दीजिए आप, और आराम से आप इसके अंदर में सारा फॉर्म डेटा बना सकते हैं, बुला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा और e.current टारगेट, याद है ना लास्ट वाला, बस हो गया। अब आप इसको कंसोल करके चेक कर लीजिएगा कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आपका डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको एक एक करके डेटा को कॉल करके देख लेना। तो लेट, मान लो आपको एफ नेम चाहिए, तो एफ नेम इज इक्वल टू, आप आराम से इसको डाटा डॉट गेट लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एफ नेम, ऐसे करके आप चारों वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हैं। और एफ नेम को हम फिलहाल प्रिंट करके देखेंगे, अगर आ गया तो समझो काम कर रहा है। और e.prevent डिफ़ॉल्ट ज़रूर कर देना, नहीं तो पेज रिफ्रेश होगा। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये आपके सबमिट होने के बाद पेज को रिफ्रेश से रोकेगा। और ये फॉर्म में ऑन सबमिट के ऊपर जब फॉर्म को सबमिट करें तो हैंडल सबमिट पास काम कर जाए। बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसी के अंदर आप सारा फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो npm रन देव, ये देखिए। अब आपको साइनअप का जो कंपोनेंट है उसको app.js में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास सेपरेट पेज नहीं है, इसलिए हम ऐसे लेते आते हैं। ऐसे भी हो जाएगा,
देखो आ गया। तो बेसिकली जो आप टाइप करेंगे वो आपके सबमिट बटन पे दिखना चाहिए। तो आप एफ नेम में लिखते हैं शादिक, और इसको जब हम कंसोल में चेक करें तो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैं कंसोल में सबमिट पे क्लिक करूं और ये देखिए शादिक, तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा आ गया मेरे पास। अब इस डेटा को हमको एपीआई से भेज देना। तो एपीआई आपको यहाँ पे चलाना पड़ेगा बेसिकली। बोलिए। ये इवेंट लिस्टनर जो कॉल करता है फंक्शन ऑटोमेटिकली, तो सर यहाँ पे अगर पैरामीटर में इवेंट पास हो रहा है और यहाँ पे पैरामीटर में यूज नहीं कर रहे हैं, सर इवेंट कैसे पास हो रहा है? ऑन क्या कहते हैं, क्लिक कॉल कर रहा है, बस वो क्लिक करने पर जब भी हम कोई भी ऑन क्लिक के इवेंट हैंडलर के को यूज़ करते हैं किसी इवेंट के अंदर, तो उसका एक सिंगल पैरामीटर इवेंट पास होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट वर्क है ये। मतलब हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन चेंज, ऑन प्रेस, तो वो सब जगह पे ई पास वो मतलब क्या कहते हैं ये इवेंट है, ये इवेंट प्रॉप्स है। कॉल बैक फंक्शन में सर इवेंट जो पास कर रहा है, हाँ तो यहाँ पे बेसिकली एक पास लास्ट समझ लो, एक ऑन सबमिट जब हम इस पे लगाकर कोई फंक्शन रखते हैं सामने, तो जब हम क्लिक करेंगे तो उस सारे क्लिक होने का सारा डेटा का इवेंट इस वाले फंक्शन में एज ए सिंगल पैरामीटर पास होगा। और वो पास होगा, उसको एक्सेप्ट कर लो, यूज़ कर लो। ये पूरा जावास्क्रिप्ट का रूल है, पूरा जावास्क्रिप्ट है, सिंपल। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम पहले देखो अलग अलग करके दिखा रहे हैं, फिर एक साथ भी जा सकता है। तो एक साथ मतलब डाटा को पास करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक साथ डाल रहे हैं तो एक साथ डाल सकते हैं। देखो एल नेम, तो हम अलग अलग करके दिखाते हैं। ईमेल डाटा डॉट गेट ईमेल। अब पासवर्ड को भी ऐसे ले लो, पासवर्ड इज इक्वल टू डाटा डॉट गेट पासवर्ड। ये अलग अलग हम निकाल के फिर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा सारा डेटा। अब हम इसमें फेच फंक्शन लगाते हैं। तो RESP रिस्पॉन्स अवेट, देखना जब हम फेच फंक्शन लगा रहे थे उसको असिंक्रोनस कर देंगे और प्रॉमिस हो जाएगा। अब इसमें फेच फंक्शन में URL डालना है, किसका, HTTP URL जो तुम टेस्ट कर रहे थे वही URL। तो हम रजिस्टर का URL ये वाला है, कॉपी करते हैं, सिंपल, हमको पता होना चाहिए URL, बस पेस्ट कर लो। या चाहो तो इतना दूर का डेटा ENV बना के रख लो और बाकी सबको डालते रहो। तो ये हो गया। उसका सेकंड पैरामीटर में मेथड बताना होता है, कौन सा मेथड में पास कर रहे हो। तो कौन सा मेथड है, पोस्ट। फिर बॉडी बताना पड़ता है, बॉडी में क्या पास कर रहे हो। तो JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई अगर कर देंगे तो यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट बना के डालेंगे तो स्ट्रिंग में JSON में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एफ नेम कॉमा एल नेम, ये सब की का नाम बन जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा आराम से, ईमेल और पासवर्ड, ये चारों डेटा ऑब्जेक्ट बन के चला गया। अब हमको कंटेंट टाइप हेडर और कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें हेडर में 3-4 बातें डालनी होती हैं। जैसे सबसे पहले कंटेंट/टाइप, ठीक है, और यहाँ पे application/JSON, किस तरह का कंटेंट डाल लो। अगर वो कंटेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या चाहते हो कि जब फेच हो जाए उसके बाद क्या हो, तो डॉट देन, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, कोई नया बात है नहीं। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको JSON में कन्वर्ट कर लो। JSON में कन्वर्ट कर लिया, और JSON में कन्वर्ट करने का देन तुम उसको प्रिंट करो। तो रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसे console.log, ये सब कॉल बैक फंक्शन हो गया। RESP, तो जो भी आ रहा होगा कंसोल हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका इस रिस्पॉन्स का कोई काम नहीं है, आप इसको बिना वेरिएबल के भी कर सकते थे। ये वाला नीचे वाला का कोई काम नहीं, इसको हटा दो। तो जैसे मेरा सबमिट बटन दबेगा सारा फॉर्म से डेटा उठा लिया जाएगा, फेच फंक्शन चला के उसको API में भेज दिया जाएगा। API में जो डेटा भेज रहे हैं वो बॉडी में पास कर रहे हैं, टाइप बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, ठीक है। अगर गेट मेथड बता, ये सब नहीं बताते। देन जो डेटा मुझे आ रहा है रिस्पॉन्स होने के बाद, तो वो डेटा आ रहा है तो उसको JSON में कन्वर्ट करके और फिर इसको कंसोल कर लिया। देन अब इसको एक मिनट, थैंक यू। तो ये एल नेम यहाँ पे छूट रहा था, तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसमें से डेटा यहाँ से पास करने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये डेटा सेंड हो गया होगा तो मुझे मेल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। मुझे कंसोल खोल के रखना चाहिए था क्योंकि मुझे एरर दिखेगा। देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, और ये मुझे बता रहा है एरर, और बता रहा है दिस ईमेल ID इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि हिट हुआ, ठीक है। अब मैं ईमेल ID चेंज करूँ, ये अकाउंट पहले से है मेरे पास और ऑनलाइन में।
तो मैं नया अकाउंट डाल देता हूँ और उसके बाद सबमिट करता हूँ। देखिए तो योर डेटा हैज़ बीन सेंड, प्लीज़ चेक योर ईमेल। तो मुझे मेल आ गया अगर, तो इसका मतलब है कि मेरा ईमेल मेरा हिट हो चुका है। हाँ आ गया मेल, तो मुझे ईमेल आ गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल दे दिया, ठीक है। और एक नया यूनिक नंबर दिया जिसके लिए वेरीफाई के लिए फिर से यहाँ पे से हम एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे और वो वेरीफाई के कॉम्पोनेंट में पास हो जाएगा। और जब वो पास होगा तो हम लोग उस डेटा को उसका वेरीफाई कर लेंगे और फिर लॉगिन भी करा सकते हैं। तो एक चीज़ तो हो गया क्लियर कि हाँ ये साइनअप का काम परफेक्ट कर रहा है। अब जो भी मैसेज है वो दिखाएं कैसे, देखो जैसे ये मैसेज आ रहा है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी मैसेज आया। तो इसको दिखाने का सिंपल तरीका है कि आप इसका एक स्टेट बना लो, एक कॉन्स्ट एम एरर मैसेज को स्टोर करने के लिए अब जो API से आ रहा है उसको स्टोर करा देंगे, यूज़ स्टेट। अब यहाँ पर कंसोल करने की जगह पे हम यहाँ पे सेट एरर को चला देंगे और जो मैसेज आ रहा है, अब जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और समवेयर इन प्रोग्राम, तो हमने प्रोग्राम में कहीं पे भी एक पैराग्राफ लिखकर उसका अगर लाल रंग में दिखना चाहते हो तो टेक्स्ट डैश रेड डैश 500, और अगर कोई है एरर मैसेज तो लिखेंगे अगर एरर है तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, ये पैराग्राफ दिखा देना है। ये सिंपल है, कर्ली ब्रैकेट में दे देते हैं, ये देखो, और यहाँ पे दिखा देना है तुमको मैसेज। तो सिंपल एरर को मैसेज को प्रिंट कर दो, दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा लाइन हो गया, जो एरर रहेगा तो एरर दिखेगा। तो अगर मैंने कोई एरर किया तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। अगर मैंने सही ईमेल आईडी डाल के भेज दिया, अब मेरे पास कौन सा कॉमेस्ट्रो टेक लैब, और ये देखो वेट करो क्योंकि मेल जाने में एक समय लगता है, तो उसका वेट करना होगा, तब तक वो आपको मैसेज नहीं प्रॉम्प्ट करेगा, इसलिए आपको प्रॉपर वेट करना चाहिए। उसमें लोडर लगा देते हैं लोग, लेकिन हम आपको यहाँ पे ये तो एक मिनट, वो अच्छा एफ नेम एल नेम खाली रह गया था, क्यों जाएगा। कॉमेस्ट्रो टेक लैब प्राइवेट लिमिटेड, वॉट एवर द पासवर्ड इज, सबमिट। वेट, मैसेज का वेट करना होगा क्योंकि एक सेंडिंग का एक टाइम है। अब ये जवाब है कि क्यों यूज़ किया प्रोमिस, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंप्लीट टास्क तब होगा जब SMTP सर्वर को हिट करेंगे। SMTP सर्वर मेल भेजेगा, जब कंफर्म हो जाएगा उसकी तरफ से कि मेल चला गया, तब यहाँ मैसेज प्रॉम्प्ट होगा। अनटिल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस। तो ये हमको API को हिट करने से पहले प्रॉमिस में इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि हम बाकी वर्क को इसकी वजह से रोकना नहीं चाहते। तो हमारा वो उतना देर तक लोडर चलेगा और लोडर चलने के बाद ये मैसेज हमको दिखा देगा कि आपको ईमेल भेज दिया गया वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म पर पूरा काम हो रहा है और पूरा काम ये मैसेज देखो दिखा रहा है, तो इसका मतलब मेरा API हिट हुआ है। तो मैं दूसरा वाला ईमेल चेक करूँ उसमें ईमेल आया कि नहीं। कॉमेस्ट्रो टेक लैब, देखिए 10:45 पे मेल आ गया, तो मैं जब इसको खोलूँगा तो मुझे इसका पिन भी आ गया। तो ये तीनों ईमेल आईडी हम ट्राई कर लिया और इसमें देखो मैसेज भी आ रहा है। तो बढ़िया से डिज़ाइन कर दें अगर हम लोग इसको, तो देखने लायक होगा, लेकिन इतना समय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल बताएंगे वेरीफाई इसी को करके आगे लॉगिन करने का सिस्टम। फिर जब लॉगिन करेंगे तो फिर डेटा एक्सेस कैसे करेंगे। तब तक के लिए बाय।